हेलो एवरीवन। तो हम अपनी चैप्टर दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में डिस्कस किए थे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था, फाइनली हमने डिस्कशन किया था कि व्हाई द एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स आर ग्रेटर देन एल्कोहल्स। यहाँ तक हमने अपना डिस्कशन कर लिया था और आज मैंने स्टार्ट करना था हमें कि जब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, इन दैट केस हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करें। इस पैराग्राफ तक हमने रीड किया था। ठीक है, तो हम बेसिकली अब देखने जा रहे हैं कि तब क्या हो जब एसिडिक स्ट्रेंथ, जब एक सब्स्टिट्यूटेड मतलब कोई फिनॉल के ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर कोई ना कोई ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल, हमने एक फिनॉल लिया एंड इसके पैरा पोजीशन पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दैट इज NO2 हमने लगा दिया। ठीक, हमने एक दूसरा लिया, इस पर भी OH के पैरा पोजीशन पर हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया बट लेजर देन नाइट्रो कंपाउंड, दिस इज साइनाइड। फिर हमने एक तीसरा कंपाउंड लिया जिसमें फिनॉल सिर्फ है एंड जो चौथा कंपाउंड है हमारा दैट इज इसके पैरा पोजीशन पर एक हाइड्रोकार्बन है, लेट्स से दैट इज CH3, मिथाइल ग्रुप है। अब हमें इनका कंपेरिजन करना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन फिनॉल्स। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एल्कोहल चैप्टर में भी आपको बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जिसमें -I नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मैंने एक ऑर्डर भी लिखवाया था आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, वेयर एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। ठीक, ये तो हुई जनरल बात। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये सारे केसेस में क्या होगा। तो यहां पर जो है NO2, इसका -M इफेक्ट लगता है, नेगेटिव मेजोमेरिक। ठीक है, यहां पर भी -M लगता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इन दिस केस इसका जो है +H इफेक्ट लगता है, दिस इज हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, दिस इज मेजोमेरिक। ठीक, तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है दैट इज वो कौन सा है, NO2, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इसकी। ठीक, सेकेंड नंबर पे ये होगा और थर्ड नंबर पे फिनॉल एंड ये वाली कंपाउंड जो है पैराजैलिन नहीं, आई थिंक जो भी हो, सॉरी पैराक्रिसॉल है ये। ठीक है, ये मेरा क्या है, पैराक्रिसॉल। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उसको डिक्रीज कर रहा है ये CH3 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इसमें कोई डिक्रीज करने वाला नहीं है, मतलब इसमें अपोजिशन वाले हैं, इसमें फेवर करने वाले। फर्स्ट की अगर हम बात करें इसमें फेवर करने वाला NO2 जो है वो सबसे ज्यादा फेवर करने वाला है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। फिर सेकेंड नंबर पे है, ये भी फेवर करता है बट लेस कंपेयर टू NO2। ठीक, इसमें फेवर करने वाले नहीं है, तो एटलीस्ट अपोजिशन वाले भी नहीं, अपोज भी करने वाला कोई नहीं है। बट इस केस में जो है इसमें फेवर तो है नहीं, इनफैक्ट इसमें अपोजिशन के लिए खड़े हैं ये CH3 ग्रुप, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी।
ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट विल बी ग्रेटर देन सेकेंड, विल बी ग्रेटर देन थर्ड एंड विल बी ग्रेटर देन फोर्थ। ये होगा हमारा क्या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। और देख सकते हैं कि ये सब क्या है सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स, इन्हीं की बात वहां पर लिखी हुई थी। देखिए क्या था हमारा, इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो ग्रुप। ठीक, इनहेंस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स, ये जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच अ ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर ये ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हो तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। क्योंकि मेटा पोजीशन पर अगर ये ग्रुप होंगे तो इनका जो इफेक्ट होगा वो -m नहीं होगा, इनफैक्ट इनका जो इफेक्ट होगा वो -I होगा और इसका -m होगा। ठीक है, और -m इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू -I। तो जो अगर हम इन दोनों केस में बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। यही बात यहाँ पर कही है, ये ऑर्थो एंड पैरा की बात किए थे, ये मेटा हो गया। इट इज ड्यू टू द इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज अल्काइल ग्रुप, हमने CH3 ऐसे लिया था, इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन एसिडिक स्ट्रेंथ। क्रिसॉल्स फॉर एग्जांपल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल, जैसा मैंने आपको अभी डिस्कशन भी किया था अपने प्रीवियस एग्जांपल में कि अगर पैराक्रिसॉल है दिस इज CH3, ठीक है, और ये हमारा क्या था फिनॉल, तो हमने वहां पर बात भी की थी कि फिनॉल की जो है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिशन के लिए कोई नहीं है, बट यहाँ पर जो है ये क्या है +H इफेक्ट शो करता है, जो कि क्या होता है अपोजिट होता है फॉर कंपेयरिंग आवर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। यही बात है। और फर्दर ये एक टेबल है, इसको देख लेते हैं हम। ये pKa वैल्यू जो होती है, यूं समझ ले, देखो pKa वैल्यू होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिटी। जो कंपाउंड जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी pKa वैल्यू उतनी ही कम होती है। जो बेसिकली pKa आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, pKa जो होता है -log of Ka होता है। ठीक है, तो -log of K का मतलब जैसे जैसे आपकी एसिडिटी इंक्रीज होती है आपकी pKa वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर pKa वैल्यू आपको कंपैरिजन करना है तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसको सबसे मिनिमम रखना होगा, जो सबसे मिनिमम एसिडिक होगा उसकी की ही हम pKa वैल्यू सबसे ज्यादा रखते हैं। ठीक है, तो आइए अब ये बात समझ में आई तो हम इस टेबल के एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये हमारा क्या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। सेकेंड है मेटा नाइट्रोफिनॉल।
और थर्ड है हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा पोजीशन पर क्या है हमारा, नाइट्रो है। ठीक, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों को कंपैरिजन करते हैं। अब जब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल देखेंगे तो इसमें जो इस NO2 ग्रुप का जो इफेक्ट आता है वो होता है -M। ठीक है, सिमिलर जो -M इफेक्ट होता है वो सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा के लिए होता है। ठीक, अगर वही ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही अगर आपका वो मेटा पोजीशन पर है तो उसकी जो हम मानते हैं जो इफेक्ट होती है उसकी वो -I होती है, और -I इफेक्ट जो होती है -M से लेसर होती है, मतलब कम इफेक्टिव होती है। ठीक है, तो जो अब ये NO2 ग्रुप, अब यहां पर तो -M लग रहा है, ये जो NO2 ग्रुप है इसमें क्या लगेगा -I, क्योंकि ये क्या है मेटा पोजीशन पर हो। ये दोनों ही एक ही ग्रुप है बट यहाँ पर पोजीशन सिर्फ डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर इसका -I इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पर -M लग रहा है। सिमिलरली पैरा पोजीशन पर है तो इसकी क्या होती है -M इफेक्ट होती है। तो जैसा कि गिवन है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का pKa 7.2 है और पैरा नाइट्रोफिनॉल का 7.1 है। मतलब इन दोनों का अगर ऑर्थो और पैरा अगर आइसोमर्स की हम बात करें इन दोनों की तो अप्रोक्सीमेटली सेम एसिडिटी होती है, सिर्फ 0.1 का क्या है डिफरेंस है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर हम कंपैरिजन करें तो एसिडिटी ऑफ या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल दैट इज थर्ड will be greater than second will be greater than first। और अगर यही pKa की वैल्यू अगर पूछा गया होता कि pKa के अकॉर्डिंग इसकी हम क्या करें अरेंज करेंगे तो pKa सबसे ज्यादा किसका होगा, सेकेंड वाले का होगा, क्योंकि जितना एसिडिक होगा उतना ही लेस pKa वैल्यू होगा और जितना ही मिनिमम एसिडिक होगा उतने ही उसकी pKa वैल्यू ज्यादा होगी। दिस इज योर pKa वैल्यू। तो सेकेंड का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा फर्स्ट का, फिर होगा थर्ड का। एसिडिटी का जस्ट इनवर्स हो जाएगा। ठीक ना, आप pKa और एसिडिटी के ऑर्डर का ध्यान रखें क्योंकि इनकी जो ऑर्डर होती है जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो कभी कभी आप गलती कर देते हैं कि pKa और एसिडिक स्ट्रेंथ को सेम ऑर्डर में आप लिख लेते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है, अब ये फिनॉल है, ये ऑर्थोक्रिसॉल, ये मेटाक्रिसॉल और ये पैराक्रिसॉल, फिर इथेनॉल। सिंस ये सारे क्या है फिनॉल्स हैं तो इनकी जब भी होगी, हमने डिस्कशन किया अभी तक कि फिनॉल की जब भी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ वो इथेनॉल से ज्यादा होगी ही होगी। अब सिंस एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो pKa वैल्यू क्या होगी कम होगी। तो आप देखिए इनकी वेरिएशन 10.1 10.2 10.2 के आसपास है और ये जो 15.9 है बहुत ज्यादा हो जाता है। एल्कोहल्स की जो pKa वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है बिकॉज देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इज लो। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल 11.4। Okay, from the above data you will note that phenols is million times more acidic than ethanol। ये pKa वैल्यू की आपको वैल्यू जो है ये 10.2 to 15.9 में बहुत सिर्फ कितना आई थिंक 5.7 का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा बट एक्चुअल में जो डिफरेंस होती है वो 10 to the power 5 में चली जाती है, मिलियंस ऑफ टाइम्स में। ठीक ना, तो वही बात यहाँ पर गिवन है। खैर हम एग्जांपल देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या करना है कंपैरिजन करना है। फर्स्ट है प्रोपेन 1 ऑल जिसे हम प्रोपेनॉल बोलते हैं CH2OH। सेकेंड है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये 2 पर है मतलब यहाँ पर है।
4 पर है मतलब यहाँ पर है, और 5th पर है मतलब यहाँ पर है। ये क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक, नेक्स्ट हमारा 3 नाइट्रोफिनॉल। 3 नाइट्रोफिनॉल मतलब OH के रिस्पेक्ट में तीसरे नंबर पर होगा। तो आप जब नंबरिंग करेंगे तो ये 1 होगा, 2 होगा, ये 3 मतलब मेटा पोजीशन पर होगा। उसके बाद हमारा 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 5 नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद है आपका फिनॉल, एंड लास्ट है आपका 4 मिथाइल फिनॉल। तो 1 2 3 4 मतलब पैरा पोजीशन पर क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है CH3। हमें इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। तो आइए देखते हैं। अब आप अगर देखें, ये तो खैर क्या है, एल्कोहल है, तो एल्कोहल्स की तो सबसे कम होगी, फिनॉल्स के केस में तो सबसे कम होगी ही होगी एल्कोहल्स की। तो ये तो एकदम लास्ट नंबर पे जाने वाला है। ये क्या होगा, एकदम लास्ट नंबर पे जाएगा। बिफोर दैट अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो इनकी -m इफेक्ट लगती है। ठीक है, मतलब यहां पर 3 -m इफेक्ट लगा रहे हैं। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर है, सॉरी मेटा पोजीशन पर है। मेटा पोजीशन पर -i लगता है, और यहां पर 2 -i लगाने वाले ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। यहां पर 2 -i लग रहा है। सिमिलरली यहां पर सिर्फ 1 -i लग रहा है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जितने इफेक्ट्स लग रहे हैं उनको हम लिख लेते हैं। इसमें कोई इफेक्ट नहीं, इसमें हम नो इफेक्ट लिखेंगे। और इस पर क्या लग रहा है, इस पर +H लग रहा है। इस पर क्या लग रहा है, +H। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको ऊपर कर देता हूं ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक, अब आइए बात करते हैं। इसको अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो ये 1, ये हो गया 2, ये हमारे लिए है 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आप अपना बुक से ऑर्डर मैच करा लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि उसमें अकॉर्डिंग टू नेम है। और यहाँ पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो स्पेस कम है और ऑर्डर हमारा एग्जैक्टली सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है। ठीक, और इसमें भी -m इफेक्ट लगा रहा है, मतलब और भी ज्यादा क्या हुआ एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो होगा हमारा सेकेंड नंबर का। ठीक, अब सेकेंड नंबर हुआ। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर पर हम देखें तो -m इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक, बट -i लग रहा है। ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है बट कम बढ़ाता है एज कंपेयर टू -m इफेक्ट। तो इसमें 2 -i वाले हैं, मतलब 2 सपोर्ट करने वाले हैं, और इसमें सपोर्ट करने वाले सिर्फ एक ही है। ठीक, तो जो सेकेंड नंबर पे आएगा वो होगा हमारा थर्ड, फिर होगा हमारा क्या, फोर्थ। ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं जो ये हमारा 6th नंबर है। ठीक, अगर हम 6th नंबर पर देखें तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, और 5th नंबर पे देखें तो इसमें +H इफेक्ट लग रहा है। मतलब ये क्या है, अपोजिशन में है। +H इफेक्ट वाले या +I इफेक्ट वाले ग्रुप्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। तो ये तो डिक्रीज कर रहा है,
पहली बात। और इसमें कोई इफेक्ट नहीं, मतलब ये जैसा है वैसा ही है, डिक्रीज करने वाले नहीं और ना ही इंक्रीज करने वाले हैं। तो ये होगा आपका 6th नंबर। 4th के बाद 5th नंबर पे आएगा आपका क्या, ये कौन सा है, पैराक्रिसॉल। आपने अभी प्रीवियस पैराग्राफ में भी पढ़ा था कि पैराक्रिसॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल एल्कोहल्स, क्योंकि ये क्या है, फिनॉल है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये 5th नंबर आ जाएगा। एंड सबसे लीस्ट जो होगा वो आपका फर्स्ट होगा। आप ऑर्डर एक बार फिर से ध्यान से देख लें। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा सेकेंड, वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा 1,3,5 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक, फिर है हमारा 3rd नंबर पे, ये कौन सा है 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, तीसरा नंबर पे। उसके बाद एसिडिक कौन सा है, उसके बाद एसिडिक है 4th नंबर, वो कौन सा है 3 नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद है हमारा 6th नंबर, क्योंकि इसके पास कोई इफेक्ट नहीं है, इसके पास प्लस एच इफेक्ट है और इसके पास तो एल्कोहल है ये, तो ये 6th नंबर होगा। ठीक, फिर होगा हमारा क्या 5th नंबर। एंड सबसे लीस्ट जो होगा वो नॉर्मल एल्कोहल होगा। ठीक, ये थी बातें एसिडिक स्ट्रेंथ इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। आई होप आपको बात समझ में आया होगा। बात समझ में आई है ना? अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई है तो आप इसको फिर से एक बार रिवाइज करें और फिर से देखें कि आपको क्यों नहीं आई। ठीक है, यही था हमारा ऑर्डर। आप जब भी मैच कराएंगे, अगर कॉपी पे आप नोट किए हो तो जब ऑर्डर मैच कराएंगे तो पहले आएगा हमारा भी आया 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर आया हमारा 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर 3 नाइट्रोफिनॉल, देन फिनॉल, फिर 4 मिथाइल फिनॉल, एंड सबसे लीस्ट होगा जो एल्कोहल, दैट इज प्रोपेनॉल। बात समझ में? बेसिकली ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और हमने जो ऑर्डर लिखा था दैट वाज डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, हाँ, अगर आप पीके के ऑर्डर आपसे अगर पूछा जाता तो जो ऑर्डर हमने लिखा था वो ऑर्डर जस्ट क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। ठीक, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस की, जो हमारे लिए आज की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल्दो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी था। बिफोर स्टार्टिंग स्टेरिफिकेशन में आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी आप किसी भी RX की हेलो एल्केन्स की रिएक्शन आप ROH से कराएं, R-OH, तो आपको एक ईथर मिलता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, ईथर। सिमिलरली जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल्स की रिएक्शंस होती हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक एस्टर होता है। एस्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट, एस्टर जो होता है हमारा होता है RCOOR। बेसिकली हमारा जो O होता है ईथर वाला होता है, और यहाँ पे इनके O और इस कार्बन के बीच में क्या होता है, एक कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है। तो इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स को हम एस्टर बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है, एस्टर है। आइए देखते हैं, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट्स विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड। एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स ROH और PHOH, that is phenol, reacts with acids, that is RC∼OH। नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को हम RCOX लिखते हैं। ठीक है, OH की जगह पर क्या होता है हमारा, कोई एक हैलोजन ग्रुप होता है। ठीक, और हम एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, एनहाइड्राइड जो होते हैं वो होते हैं कुछ इस तरह से RCOOCOR डैश।
इस तरह के अगर फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं हम इसके क्या नाम नेमिंग करते हैं, ये हैं हमारे एनहाइड्राइड्स। ठीक, ये हमारे एसिड हेलाइड्स एंड ये हमारे क्या है एसिड्स। ये तो आपको पता है फिनॉल है, ये हमारा अल्कोहल है। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि हमारा क्या है। तो ये क्या कर रहे हैं कि कोई AR/RO का मतलब है कि यहाँ पर एक एरोमेटिक एल्कोहल मतलब दैट इज फिनॉल हो सकता है या नॉर्मल एल्कोहल हो सकता है। ठीक है, जब आप यहाँ पर AR लेंगे तो OH होगा। ठीक, फर्दर जब R'(C11OH) से रिएक्शन कराएंगे दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है निकल जाता है और आपका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है एक एस्टर। ठीक है, यही बात है। और जब आप AR के बजाय दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड के बजाय कोई एलिफेटिक कंपाउंड लेंगे ROH और इसकी जब आप रिएक्शन कराएंगे किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से तो जो आपको प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा एलिफेटिक एस्टर होगा। बस फर्क बस इतना ही होगा। अब ये प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं हम आपको इस बात को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, इसकी बात को आप चिंता ना लें, ये तो अभी जनरल चीजें डिस्कस हो रही हैं। सिमिलरली ये है कि जब आप एसिड से अगर कंपेयर रिएक्शन जब कराएंगे आप एल्कोहल की तो आपको एक तो एस्टर मिलेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। आप इन्हीं एल्कोहल्स की रिएक्शन एक एनहाइड्राइड से कराएं लाइक ROH प्लस एनहाइड्राइड का मतलब आपको मान लीजिए मैंने CH3 COO COCH3 मैंने इस एनहाइड्राइड को ले लिया। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा ROCOCH3, ये होगा आपका एस्टर और फर्दर जो आपको मिलेगा वो होगा एक एसिड CH3C=OH। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन लिंकेज किससे होगा, ये R से होगा या CH3 से होगा, इसके बारे में हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल टाइप का था, आप इसको बस मैं आपको बता रहा था कि एक जो होगा आपका एस्टर बनेगा और दूसरा आपका एसिड बनेगा। और जब आप एल्कोहल की रिएक्शन एसिड हेलाइड से दैट इज RCOCl से करें इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ठीक है, तो इन दैट केस जो प्रोडक्ट बनता है आपका एस्टर बनता है और फर्दर एक रिस्पेक्टिव HCl होगा। अगर Cl है तो HCl बनेगा, अगर I है तो HI बनेगा और Br है तो HBr बनेगा। ठीक, तो the reaction with carboxylic acid and acid anhydride is carried out in the presence of a small amount of concentrated sulfuric acid। इस बात को ध्यान दें कि the carboxylic acid and acid anhydride मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड से जब आप रिएक्शन कराएंगे किसी भी अल्कोहल का तो उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप देखें तो एरो के ऊपर H+ बनाया गया है। जो H+ एरो के ऊपर होता है वो इस बात को डिनोट करता है कि जो मीडियम है वो क्या है एसिडिक है। ठीक, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल मतलब जो एल्कोहल की रिएक्शन है आप एसिड से कराएं या एनहाइड्राइड से कराएं, जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये रिवर्सिबल होती है वेयर एज एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। ठीक, the reaction with acid chloride is carried out in the presence of a base that is pyridine। pyridine एक हमारा बेस होता है, मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। तो pyridine जो होता है हमारा कुछ इस तरह का होता है
ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड ही है लाइक बेंजीन। ठीक है, इसमें भी कितने होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं सभी। यहाँ पर लोन पेयर जो होता है वो इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मॉलिक्यूल भी हमारा क्या है, प्लेनर है, सभी क्या है, कॉन्जुगेटेड है। मतलब जो हकल रूल के अकॉर्डिंग जो होती हैं, हकल रूल फॉर एरोमेटिसिटी जो होती है उसके बेसिस पर हम इसको बेसिकली, ये जो कंपाउंड होता है पिरिडीन जो होता है, ये पिरिडीन, ये पिरिडीन हमारा क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, 3 तरह के कंपाउंड्स हम क्लासिफाई करते हैं, एक होता है एरोमेटिक, दूसरा होता है नॉन एरोमेटिक एंड तीसरा होता है एंटी एरोमेटिक। खैर ये तो हमारी क्या हुई, स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि जो एसिड क्लोराइड है या फिर कोई भी एसिड हेलाइड है, इज कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस दैट इज pyridine so as to neutralize HCl which is formed during the reaction। अब जैसा कि आपने देखा कि HCl फॉर्म हो रहा है और HCl क्या होता है, एसिडिक होता है। अब एसिडिक होता है तो जैसे जैसे रिएक्शंस होती रहेंगी, जो सॉल्यूशन है उसकी क्या होगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए हम उसमें क्या होता है, पिरिडीन ऐड करते हैं। एक बेस है और जो होता है हमारा एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। ठीक है ना, इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। ठीक, द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन एल्कोहल और फिनॉल्स इज नोन एज एसिटाइलेशन। जब भी आप किसी फिनॉल ग्रुप में आप OCO-CH3 का अगर एडिशन करते हैं, बेसिकली आप एस्टर करते हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड एस्पिरिन। इस कंपाउंड को आप याद रखेंगे, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि अगर आपको C11OH एंड OH, ये हमारी सैलिसिलिक एसिड होती है। इसकी हम प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे। सैलिसिलिक एसिड हमारी क्या होती है, प्रिपेयर होती है कोलबेर रिएक्शन से। उस नेम रिएक्शन है अभी जस्ट नीचे ही है, आई थिंक इसी लेक्चर में आए या फिर हो सकता है अगले लेक्चर में मिले। ठीक, तो सैलिसिलिक एसिड जो है कोलबेर रिएक्शन से ये फॉर्म होता है। इसकी रिएक्शन आप एनहाइड्राइड से कराएं, एसिड एनहाइड्राइड से, लाइक CH3COO-COCH3। ठीक है, तो जो आपका कंपाउंड बनता है उसे हम एस्पिरिन बोलते हैं, OCO एंड CH3। ये हमारा क्या है, एस्पिरिन है। ठीक, प्लस एक एसिड हमें मिलता है। मैंने आपको बताया भी था कि जब भी एल्कोहल्स की रिएक्शन होगी किसी भी एनहाइड्राइड से, तो एक हमारा क्या मिलेगा, एस्टर। ये हमारा क्या है, एस्टर, और ये हमारा क्या है, एसिड। वेयर एज जब आप किसी एसिड से करेंगे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो आपको एक वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। और आप किसी क्या करेंगे, अगर आप किसी एसिड हेलाइड से रिएक्शन कराएंगे स्टेरिफिकेशन, तो इन दैट केस आपको HCl मिलेगा या करेस्पॉन्डिंग एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं अपना एग्जाम्पल्स के तौर पे। लाइक ये जितने भी हैं एल्कोहल्स एंड ये जो है एसिड एनहाइड्राइड एंड COCl से रिएक्शन, उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक एल्कोहल है, दैट इज CH3CH2OH, ठीक है। ये एक एल्कोहल आपको क्या है, गिवन है। इसकी रिएक्शन आप CH3C डबल बॉन्ड O इसकी जो रिएक्शन है आप किससे कराते हैं, इसकी रिएक्शन आप एसिटिक एसिड से कराते हैं। सॉरी, यहाँ पर OH होगा, ठीक। एल्कोहल एंड एसिड रिएक्शन कौन सी होगी, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी, मतलब जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्या होगा, एस्टर बनेगा, ठीक। अब बात करते हैं कि कब कौन सी लिंकेज होगी, मतलब कौन सी वाली ग्रुप ऑक्सीजन से ऐड होगा, कौन सी वाली ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप से ऐड होगा, ठीक। तो आप एक सिंपल सा ट्रिक याद रखें, आप इसे ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक ना, कि जो एल्कोहल है ये अपना OH देता है और ये सिर्फ एसिड जो है ये सिर्फ अपना हाइड्रोजन देता है। एसिड्स को आप याद रखें, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स जो अपना क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्या डोनेट कर देते हैं, O- प्लस H+, ठीक। तो आप इतना ही याद रखें कि एसिड है तो ये सिर्फ अपना हाइड्रोजन देगा, ठीक, और ये एल्कोहल अपना OH देगा, दोनों मिलकर एक H2O बना लेंगे और ये CH3CO, अब ये बचा O। अब आप इस वाले ग्रुप को जो इथाइल ग्रुप है इसको यहां पर ऐड कर दें, तो ये आपका होगा एस्टर प्रोडक्ट, जो आप इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे प्लस आपका एक H2O मिलेगा। बात समझ में आई ना। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो इसको याद रख सकते हैं कि एसिड है मतलब H+ क्या करेगा, डोनेट करेगा। अगर H+ डोनेट करेगा तो वो OH पर जाके सब्स्टिट्यूट होकर H2O मॉलिक्यूल क्या कर लेगा, निकाल लेगा, और फिर ये जो कंपाउंड बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन और उधर जो CH3CH2+ बनेगा वो दोनों मिलके प्रोडक्ट बना लेंगे और वो प्रोडक्ट होगा हमारा क्या, एस्टर। एक एग्जांपल और दिखा देता हूं मैं आपको, फिनाइल के केस में मान लेते हैं कि मान लीजिए आपको ठीक है कुछ इस तरह का कंपाउंड गिवन है, बेंजाइल अल्कोहल प्लस आप इसमें जो एसिड डालते हैं, लेट्स से दैट इज CH3CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये आपका एसिड है, आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर आपको याद हो कभी अभी मैंने बताया कि ये एसिड है, एसिड क्या करेंगे अपना सिर्फ H+ क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, मतलब ये सिर्फ अपना क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, ठीक, और इसकी H2O मॉलिक्यूल निकलेगी, तो जो प्रोडक्ट हमारा ऑब्टेन होगा वो होगा CH3CH2CO एंड O, ये बचा है। अब इससे ये CH2 एंड पीएच हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये एस्टर हमें एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक, अब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शंस में जनरल ऑक्सीजन न देके ऑक्सीजन के आइसोटोप दे दिए जाते हैं, ठीक है, लाइक फिनाइल CH2O एंड H, एक इस पर स्टार मार्क कर दिया जाता है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के OH से डिफरेंट होता है। अब इस पे ये स्टार मार्क है और इस पे कोई मार्क नहीं है, मतलब ये क्या है 8O16 ही है, मोलर मास 16 है, मतलब आइसोटोप नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ऑक्सीजन है।
अब हम रिएक्शन जब कराते हैं तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जो एस्टर हमारा बनेगा उसमें ये वाली ऑक्सीजन होगी या ये वाली ऑक्सीजन होगी। अब आप अगर सिर्फ जानते हैं कि एस्टर हमें बनाना है, एस्टर आपने बना दिया कि फिनाइल CH2O COCH3, एक आपका ये एस्टर बन सकता है, ठीक, जिसमें ये ऑक्सीजन यहां पर हो। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है कि CH3O C हो O एंड CH2 फिनाइल हो। अब इन दिस केस ये वाला ऑक्सीजन हो जो नॉर्मल ऑक्सीजन है। अब मुझे बताएं कि आप ये प्रोडक्ट, अब इनमें से दोनों में से कौन चूज करेंगे आप। अब हो गई ना धर्म संकट वाली बात, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं, अगर आपको अब ये नहीं पता कि कब कौन सा ऑक्सीजन जाता है तो आप इसका आंसर ही नहीं कर पाएंगे। तो फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको जो ट्रिक बताया था आप उसको याद रखें बस। एसिड क्या देगा, एसिड अपना हाइड्रोजन देगा, और हमें H2O निकालना है तो हम OH जो है किससे निकाल लेंगे, एल्कोहल से या फिर फिनॉल से। तो हम ये वाली OH ले लेंगे और ये वाली हाइड्रोजन ले लेंगे, तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो हमारा होगा फिनाइल CH2O COCH3 प्लस जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होगा उसमें हमारा ये स्टार मार्क ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इस वाले एस्टर में ये प्रेजेंट नहीं होगा। तो जौन सा आपका ऑप्शन ये वाला होगा इस तरह से मैच करेगा वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में दें, ये चीज एनसीईआरटी में गिवन नहीं था, ये मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया। तो फर्दर हम अब आगे देखते हैं क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज था जो हमें पढ़ना जरूरी था, क्योंकि इस तरह के रिएक्शंस जो हैं क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरल चीजें तो हर किसी को पता है, कुछ डिफिकल्ट चीजें भी पूछी जानी चाहिए जो कम लोगों को पता होती है। फर्दर देखते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बन CO दैट इज CO बॉन्ड इन एल्कोहल। एल्कोहल में जो CO बॉन्ड होते हैं दैट इज CH3O और H, तो जो ये वाली बॉन्ड है CH3 और O वाली बॉन्ड वो पार्टिसिपेट करे। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज, मतलब ये वाली बॉन्ड क्या होगी, टूटेगी, ये वाली बॉन्ड टूटेगी इन सभी रिएक्शंस में। आइए देखते हैं कैसे। आप फर्स्ट देंगे रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड, मतलब HCl HBr एंड HI। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, हम स्टार्टिंग से ही जो है जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे उसी टाइम से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं कि अगर HBr है तो ये HBr क्या होगा, H प्लस Br माइनस की तरह आप लिख ले, ठीक। अब H प्लस इस पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, ये हो जाएगा R O एंड H, और इस पर क्या होगा, प्लस चार्ज। अब सिंस ये प्लस चार्ज इसके ऊपर अनस्टेबल होता है तो ये जो कार्बन 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 और ऑक्सीजन की बॉन्ड टूट जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच कर लेकर चला जाएगा, ठीक। तो R पर हमारा प्लस चार्ज आ जाता है, फिर जब हमारा Br माइनस आता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिर डोनेट करता है, और RBr दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, हमें सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन मिलता है। तो आप ध्यान से देखें तो क्या हुआ, ये वाली बॉन्ड जो है, ये वाली जो बॉन्ड है इसका क्लीवेज हुआ, ये वाली बॉन्ड अगर हम R को फिक्स कर देते हैं, लेट्स से दैट इज CH3 CH2 और OH होता, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन वाली बॉन्ड क्या इसकी क्लीवेज हो रही है। यही बात इसमें कहा गया है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, एक तो ये हो गया। अब जो सेकेंड इसमें हम फर्दर देख लेते हैं, द डिफरेंट इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ एल्कोहल्स विथ HCl डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम वन अनदर, दैट इज ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फॉर
अल्कोहल, आप इसको याद रखें। मैं अभी इसका डिस्कशन कर देता हूं। तो आप हेडिंग डाल लें ल्यूकास टेस्ट। इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो होती है ZnCl2 प्लस HCl। ZnCl2 प्लस HCl, ठीक है। ये बेसिकली हम इस बात को डिफर करने के लिए लेते हैं। एल्कोहल्स में मान लीजिए आपको 3 तरह के एल्कोहल्स गिवन है। एक है प्राइमरी एल्कोहल, एक है सेकेंडरी एल्कोहल और एक है हमारा टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। अब हमें इन, मान लीजिए आपको 3 बीकर हैं, ठीक। इनमें से एक में क्या है, किसी भी एक में है प्राइमरी एल्कोहल, किसी एक में है सेकेंडरी एल्कोहल एंड किसी एक में है टर्सरी एल्कोहल। और अब हमें बताना है, अब देख के तो हम बता नहीं सकते कि ये कौन सा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी है, ठीक है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि हमें पता लग सके कौन सा प्राइमरी एल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी एंड कौन सा टर्सरी है, हम ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ल्यूकास रिएजेंट जो है हमारा ZnCl2 प्लस HCl है, इसे हम ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट फॉर एल्कोहल्स। अब बात ये आती है कि अगर आपका कोई टर्सरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है, आपने उसमें ल्यूकास रिएजेंट ऐड किया, अगर वो एल्कोहल टर्सरी हुआ, अगर कोई भी सॉल्यूशन, मान लीजिए ये वाली सॉल्यूशन जो है ये हमने इसमें ZnCl2 ऐड किया, ठीक। जैसा ही हमने ऐड किया विथ इन मिनट, ठीक है, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ टाइम्स में आपको तुरंत जो है टर्बिडिटी ऑब्जर्व होगा, मतलब पीपीटी टाइप का। मतलब टर्बिडिटी जो होती है वो तुरंत ही रिएक्शन से बन जाती है, और जब वो जो टर्बिडिटी बनता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड बनता है, बेसिकली जो OH होता है वो Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये जो होती है टर्बिडिटी विद इन अ मिनट फॉर्म हो जाती है। तो अगर आपको टर्बिडिटी जस्ट तुरंत ही बन गया, जैसा ही आपने डाला बस तुरंत टर्बिडिटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब होता है कि जो आपका एल्कोहल है वो आपका टर्सरी एल्कोहल है। बात समझ में आई? मतलब अगर 3 डिग्री है एल्कोहल, जिसे हम टर्सरी एल्कोहल बोलते हैं, अगर आपका टर्सरी एल्कोहल है 3 डिग्री है, तो जो टर्बिडिटी होगी वो विद इन मिनट होगी, फॉर्मेशन होगी विद इन अ मिनट, कोई लैग नहीं, कोई टाइम लैग नहीं, बस तुरंत आपने डाला, बस तुरंत ही टर्बिडिटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, ठीक। अब ये तो हो गई 3 डिग्री के बाद। अब बात करते हैं कि सेकेंड डिग्री के केस में क्या होगा। बिफोर दैट इसको हम इरेज कर देते हैं। और मान लीजिए एक तो हमें बीकर में पता चल गया कि चलो ये है, तुरंत ही अगर टर्बिडिटी स्टार्ट होगी तुरंत ही एकदम, तो ये तो हमारा 3 डिग्री एल्कोहल है, मतलब टर्सरी एल्कोहल है। अब बात आती है कि ये फर्स्ट बीकर है या सेकेंड बीकर है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों के केस में कौन सा सेकेंडरी है एंड कौन सा टर्सरी है। तो अगेन आप ल्यूकास रिएजेंट ले आए, दैट इज ZnCl2 प्लस HCl, ठीक। आप अगेन मान लीजिए इस कंटेनर में आपने ऐड कर दिया, ठीक है। इस कंटेनर में आपने जैसे ही ऐड किया, हम जनरल एल्कोहल लेते हैं ROH प्लस, आपने ये एल्कोहल था ही, आपने जैसे ही इसमें क्या किया, ल्यूकास रिएजेंट को ऐड किया, आपको पता चला कि टर्बिडिटी तो फॉर्म में नहीं हो रहा है, मतलब कोई रिएक्शन, आपको लग रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो, मतलब ऐसे ही बस जैसा है एज इट इज वैसा ही रह गया। फिर आप कुछ 1-2 घंटे बाद रेस्ट करके आए, फिर भी आपने देखा कुछ नहीं हुआ, एज इट इज सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
फिर आप अगले दिन आए, अगले दिन देखिए थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ, टर्बिडिटी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। अगर ऐसा है तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है जो ROH है वो आपका प्राइमरी एल्कोहल है। मतलब प्राइमरी एल्कोहल अगर होगा तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होगी तो काफी स्लो प्रोसेस में टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस में। ठीक है, तो अगर जैसे हमें पता चलेगा 2 दिन 1 दिन बाद हमें जो है इसकी टर्बिडिटी फॉर्मेशन पता चला कि ये फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, अब बचा ये सेकेंड बचा, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी के केस में क्या होगा वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। अब एक तो हमारा हुआ क्या, एक हुआ हमारा जिसमें कि इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्मेशन हुआ। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा प्राइमरी के केस में कि जो उसकी टर्बिडिटी का रेट जो है फॉर्मेशन का वो बहुत ही स्लो है, मतलब काफी टाइम लगता है, आवर्स में आता है, 5 to 8 आवर्स, 24 आवर्स ऐसे रिएक्शंस की टर्बिडिटी को फॉर्मेशन होता है। अगर यही सेकेंड डिग्री होता, सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी होता तो ये 5 to 10 मिनट्स में ही टर्बिडिटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। तो 5 से 10 मिनट में अगर टर्बिडिटी स्टार्ट हो गई दैट विल रिप्रेजेंट द जो गिवन एल्कोहल था वो था हमारा क्या, सेकेंडरी एल्कोहल। ये आप एक बात बहुत ही ध्यान से इसको याद रखें, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में भी ये काम आता है। जबकि आपका जो प्रैक्टिकल वाइवा लेने जो टीचर आता है वो आपसे पूछते हैं कि बताओ ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट किस तरह से कराया जाता है, और इन केस ऑफ टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड प्राइमरी एल्कोहल टर्बिडिटी किस तरह से फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इस बात को आप बहुत ही ध्यान से याद रखें, क्योंकि ये आपको एग्जाम्स में तो आता ही आता है। आप प्रीवियस अगर क्वेश्चंस में देखें तो ल्यूकास टेस्ट आपको बहुत ही बार पूछा जाता है। तो ये तो एग्जाम्स में, आपके थ्योरी एग्जाम्स में तो आता ही है, बट आपके वाइवा में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, तो इसको मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूं नॉर्मल में। तो इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। इन ब्रैकेट आप लिख लें ZnCl2 प्लस HCl। बात समझ में आ गई, ये हो गया। अब इसमें फर्दर आप 3 कैटेगरी बना दें। ठीक है, अगर आपका एल्कोहल स्टार्टिंग करते हैं हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तक जाते हैं। ठीक है, अगर आपका एल्कोहल प्राइमरी हुआ तो जो टर्बिडिटी होगी वो आवर्स में होगी, मतलब कुछ आवर्स बाद आपको टर्बिडिटी का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। इन आवर्स आप लिख लें। ठीक, टर्बिडिटी फॉर्म, मतलब घंटों का समय लगता है, इसका मतलब ये है। अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल हुआ अगर आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो आप 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, टर्बिडिटी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और अगर आपका गिवन एल्कोहल टर्सरी एल्कोहल निकला तब तो आपको तुरंत ही इमीडिएटली टर्बिडिटी का फॉर्मेशन
ऑब्जर्व होगा तुरंत ही। जैसे ही आपने ZnCl2 प्लस HCl सॉल्यूशन में एल्कोहल में ऐड किया, जैसे ये आपका है कोई बीकर आपने ले रखा है लेबोरेटरी में, आपने जैसे ही इसमें ऐड किया ZnCl2 प्लस HCl दैट इज ल्यूकास रिएजेंट, तुरंत ही टर्बिडिटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। मतलब ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप इस बात को ध्यान रखें, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर थ्योरी एग्जाम एज वेल एज इन योर वाइवा। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ये थी ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट की बात। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप ऐसे रिएक्शंस के में भी आप यूज किए जाते हैं ल्यूकास रिएजेंट्स। जब मान लीजिए आपको ये ना टाइम वाइम पूछ के ना पूछा गया है, एक प्रैक्टिकल के व्यू से ना देखकर आपको इस तरह से दे दिया जाएगा कि ROH है, इसकी रिएक्शन हम ल्यूकास रिएजेंट से करते हैं ZnCl2 प्लस HCl से, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा आप जो है OH को Cl से बेसिकली बस चेंज करते हैं। एक तरह की आपकी क्या होगी सब्स्टिट्यूशन टाइप की होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो OH को आप क्या कर दें Cl से चेंज कर दें। ये है रिएक्शन पर्पज के लिए। मतलब आपको डायरेक्टली अगर किसी भी अल्कोहल को कार्बन क्लोरीन को मान लीजिए आपको ऐड करना है कहीं, तो आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बात किसकी ल्यूकास रिएजेंट की। अब बात कर लेते हैं, यहां भी कुछ चीजें गिवन है, बहुत ही छोटा सा गिवन था इसीलिए एनसीईआरटी में, इसीलिए मैं वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया ल्यूकास रिएजेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल विथ HCl distinguishes these from one another, that is Lucas test. Alcohols are soluble in Lucas reagent, that is concentrated HCl plus ZnCl2, while their halides are immiscible and produce turbidity in solution. देखिए turbidity of in solution. In case of tertiary alcohol, turbidity is produced immediately, जैसा कि मैंने आपको बताया, as they form the halides easily. ठीक है, मतलब आपका अगर टर्सरी अल्कोहल है और आपने लुकास रिएजेंट को ऐड किया दैट इज ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, तो आपका जो OH है इमीडिएटली क्या हो जाएगा Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात इसमें है। प्राइमरी अल्कोहल्स डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। देखा, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। आपको स्लाइटली हो सकता है हीट भी करना पड़ जाता है प्राइमरी अल्कोहल के केस में, और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में जैसा मैंने आपको बताया कि 5 से 10 मिनट में आपको टर्बिडिटी या 15 मिनट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक, तो ये थी बात ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट की। सेकेंड है हमारा रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड्स। आई थिंक मैंने आपको ये रिएक्शन हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स में पढ़ाया था। ये ROH आपको ऐसे बताया था ना, फिर PCl3 है। ठीक, तो PCl Cl एंड Cl, PCl3 आप लिख ले, फिर इन दोनों कुछ इस तरह से करें। ऐसा कुछ बताया था आपको, बताया था आपको, याद ना हो तो मैं आपको बता दूं। तो जब भी आप फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड से या फिर PCl3 हो गया आपका या PBr3 हो गया, किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन आप कराते हैं, अगर आप इसकी रिएक्शन PCl3 से आप कराते हैं तो जो OH है आपका वो Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक, जो नेक्स्ट है हमारा वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है एक तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ये आपका क्या है एल्कोहल है, आपने क्या किया, आपने इसमें H+ ऐड कर दिया। ठीक है, H+ के साथ आपने इसको हीट किया। ठीक,
जब H+ ने आपको इसको डोनेट किया तो H+ इस पर अटैक करेगा और फॉर्म करेगा CH3CH HCOH H एंड प्लस इस पर आएगा ऑक्सीजन पर और ये होगा आपका CH3। ठीक, जब ये होगा तो ऑक्सीजन अगेन चार्ज होगा, ये अपना लोन पेयर लेके, ये जो बॉन्ड पेयर है इसको लेकर निकल लेगा और यहाँ पर कार्बोडाइन फॉर्म होगा। जैसे ही आपने हीट किया है तो ये हाइड्रोजन जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच लेता है कार्बन, क्योंकि कार्बन क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर को खींच लेता है और फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है वो होता है ब्यूट-2-इन इन दिस केस। तो जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है वो यही होता है कि OH जो है वो अपने जस्ट नेक्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन लेकर निकल जाता है, H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है। वही बात यहाँ पर है, बस H+ के साथ हीट होना कंपल्सरी है। ठीक, alcohols undergo dehydration, removal of molecule of water to form alkenes on treatment with protic acid like concentrated H2SO4 या फिर H3PO4। ठीक है, और कैटलिस्ट सच एज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एलुमिना को हम Al2O3 को हम एलुमिना बोलते हैं। ये आपको एल्कोहल है, H+ आया, H2O निकला, फिर ये वाली हाइड्रोजन को लिया और डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, जैसा मैंने आपको बताया। इथेनॉल अंडरगो डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। मतलब आपको जो है ये CH3CH2OH है, आपने H2SO4 डाला है, मतलब H+ होगा सॉल्यूशन में। ठीक है, और आपने हीट किया तो जो H+ है इस पर क्या होगा, प्रोटोनेट होगा। प्रोटोनेट होगा तो CH3CH2O हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और ये होगा प्लस। ठीक, अब ये जो है निकल जाएगा ऑक्सीजन यहाँ से, और यहाँ से एक हाइड्रोजन भी ये लेकर निकल जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH2 एंड CH2, दैट इज इथीन। बात समझ में आ गया? तो ये थे हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, 85% H3PO4 हम इसमें ऐड करते हैं 440 केल्विन टेम्परेचर पर। ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, मतलब डिहाइड्रेशन होती है। और अगर टर्सरी हो तो 20% H3PO फिर ऐड करने पर भी हमारा जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो जाता है। तो इसीलिए द रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर। मतलब अगर आपको रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूछा जाए, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा तेज जो होता है वो 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री। ठीक है, यहां पे इसकी क्या मैकेनिज्म भी गिवन है। तो अगर मान लीजिए आपको अगर रेट का अगर कंपैरिजन आ जाए कि CH3OH, नेक्स्ट आपका हो जाए CH3 एंड OH, एंड जो लास्ट हो जाए आपका CH3CH2OH। ये आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। रेट किसका ज्यादा होगा, टर्सरी अल्कोहल का। तो टर्सरी अल्कोहल का सबसे ज्यादा रेट होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का होगा, फिर प्राइमरी अल्कोहल का होगा। बात समझ में आई?
द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। जो इथेनॉल है CH3CH2OH, ठीक है, उसकी जो मैकेनिज्म है यहाँ पर क्या है, गिवन है। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विथ क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो भी अगर एल्कोहल अगर ले लिया जाए, ठीक है, मान लीजिए कि CH3CH2OH हमने इथेनॉल ले लिया, इसकी हमने ऑक्सीडेशन करा दी। ऑक्सीडेशन जब हम कराएंगे तो ये जो OH है एल्कोहल, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा आपका एसिटल्डिहाइड। ठीक है, बेसिकली वो कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड हो जाता है। यहाँ पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की यूज हुई है, तो इसको हम तो इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया था, वैसे ही मुझे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को बताना होगा। 4-5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो हमारे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं, जिसमें कि आपका फर्स्ट होगा स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होता है, फिर PCC होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उनको हम फर्दर अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां से हम अगेन अब जो होगा हम ऑक्सीडेशन रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फर्दर अपने टॉपिक को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि ये एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन का है बस, फिर उसके बाद रिएक्शंस ऑफ फिनॉल है। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, वहां से हम यही ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।